तो हम लोग मार्क्सवाद में थे। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को 3 भाग में बांट के देखना चाहिए, है ना। एक तो कार्ल मार्क्स से पहले का टाइम, ठीक है, या उसको हम लोग प्री मार्क्सिज्म कह सकते हैं। उसके बाद मूलभूत कार्ल मार्क्स के प्रभाव में, मतलब इसका जन्म जब से हो गया तब के ज़माने में कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1883 तक जीवन में था। तो इसने जो कुछ बातें कही, एक तो उससे रिलेटेड मूलभूत मार्क्सवाद, और फिर कार्ल मार्क्स के बाद का भी, इसके पश्चात का, यानी नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म या न्यू मार्क्सिज्म या पोस्ट मार्क्सिज्म की हम लोग बातें करते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी डिटेल से इसमें हमें बातें देखनी और समझनी है। तो इसके पहले वाला फेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक क्लास हो चुकी है इस पर, और आज हम लोग मूलभूत मार्क्सिज्म पर देखेंगे। तो इसकी जो ओरिजिनल मार्क्सिज्म की जो डायनेमिक्स है ना, उसको समझने के लिए इसका कुछ क्रम है, एक क्रोनोलॉजी है जिसके आधार पे ग्रोथ इन्होंने बताया और समझाया, अपने बातों को रखा, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। जैसे हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात की थी। हीगल पढ़ना नहीं है इधर, वो फिलॉसफी में, लेकिन उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अभी बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो पहला स्टेज ये है अपनी बात को रखने का। इसके बाद इसने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की, ठीक है। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की बात की, ठीक है। क्लास स्ट्रगल के बाद क्रिटिसाइज भी किया कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद की आलोचना। इसके बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद, अधिनायक वाद, ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत, राइट, ये अपने आप में समाजवाद है। इसके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से समाजवाद का देन, ये साम्यवाद नहीं है, एक स्टेज पहले का है। और इसके बाद क्या है, वर्गहीन समाज, और ये स्टेज जो है फाइनली ये लक्ष्य है, साम्यवाद। ये क्रम है, इस क्रम में मामला आगे बढ़ेगा। इन्होंने अपने विचार को इसी क्रम में समझाया। यहाँ से कहानी शुरू करके इस रास्ते बढ़ते हुए हम अपने गोल यहाँ है, लक्ष्य यहाँ है, स्टार्ट यहाँ से किया है, राइट। इससे पहले कि हम लोग इनकी बातें करें, हम लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति किस तरीके से काम किया है। कार्ल मार्क्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जो है अपने जन्म के बाद जवान हुआ, 20-22 साल के बाद वो काम शुरू हो गया। इंटेलिजेंस तो था ही, तभी तो पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया, है ना। किस तरीके से किया, क्या चीज़ लिया, उठाया क्या जो बहुत हिट करता है। अब आप देखेंगे कि मानवीय जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो है आर्थिक पक्ष। आज भी हम जिस जीवन में हैं, आर्थिक पक्ष प्रभावित है। अब देखिए, आपकी मतलब माइंड नहीं करना है इसको, आपकी हमारी, ये सभी पूरे जीवन जिंदगानी की बात है। कोई भी व्यक्ति आज के समय में क्या अपने सामाजिक संबंधों को ज़्यादा लेके चल रहा है? उसका बातचीत किससे होता है दिन भर में ज़्यादा? इकोनॉमिकली जिससे जुड़ा हुआ है। आर्थिक हित कहाँ है? अब जिससे आर्थिक हित जुड़ गया ना, उसी से सामाजिक हित भी रखा हुआ है।
उसी के पार्टी में जा रहा है, सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक काम भी करना है तो उसी के सब, वोट भी देने जाएगा तो उसी को, चलो तुम भी वोट दे देना, कोई आंदोलन भी होगा, राजनीतिक आंदोलन, तो उसी को लेके जाएगा, शाहीन बाग में बैठेगा, इत्यादि इत्यादि, है ना। कुछ भी करना होगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक। तो जो आर्थिक पक्ष है हमारे जीवन में, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, सही हो जाएगा। जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है ना, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। सशक्तिकरण कई अर्थों में हो सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, एजुकेशनल। कुछ मत करिए, आर्थिक कर दीजिए, अमीर बना दीजिए लड़की को, बस पैसे वाली हो जानी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। कटरीना कैफ को कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? सिक्योरिटी देख लेगी, सब कर लेगी, सब हो जाए। टीना डाबी ठीक है, ऑफिसर हो गई, ऑफिसर से छोड़िए, एक अच्छे पैसे का जॉब में पहुंच चुकी है, कुछ दिक्कत है? गरीब महिलाओं को भी आप आर्थिक रूप से एम्पावर कर दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसका कोई भी सामान बिकने लगे, अगर कोई बुटीक का शॉप ही बहुत अच्छा चल जाए, मार्केट प्राइस से खरीद लेगी, बच्चे को पढ़ा लेगी, अपने भले नहीं पढ़ी हो, बच्चे को पब्लिक स्कूल में डाल के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा लेगी, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण या आर्थिक पक्ष जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब आप देख लीजिए हर जगह, और ये इसी तरह पे सोचा ही, शुरुआत ही यहाँ पे किया, मतलब जहां पे लोग अंत करते वहीं से स्टार्ट किया इसने, तो कुछ तो बात होगा, इस फ्यूचरिस्टिक माइंड तो है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में ना कुछ कुछ चीज देखना होगा, ये बड़ा डिटर्मिनिस्ट अप्रोच का है, डिटर्मिनिस्ट है, डिटर्मिनिस्ट अप्रोच लेके चलता है। कुछ चीजें फिक्स है, भाग्यवादी टाइप का है, लेकिन मतलब ठीक है, मान रहा है। डिटर्मिन्ड है, पहले से प्री ऑक्युपाइड है, स्टैंडर्ड सेट है ना, प्री स्टैंडर्ड लेकर के चल रहा है पहले ही से। डिटर्मिनिस्ट क्या है, प्री स्टैंडर्ड क्या है? कुछ घटना घट रही है ना, तो उसका कठपुतली, मतलब कहीं उसका धागा कहीं और है, मास्टर कहीं और है, घटना कहीं और हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्ट अप्रोच। और ये क्या है, एक कारणवादी है, मोनोकाउजल अप्रोच भी लेके चलता है। और ये सब चीज में क्या है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग। तो इसने क्या किया, ये मान लीजिए सुपर स्ट्रक्चर है और एक सब स्ट्रक्चर बना लिया। कोई भी बात कहना है तो ये है सुपर स्ट्रक्चर, ये है सब स्ट्रक्चर। उपव्यवस्था और व्यवस्था। अब उपव्यवस्था में इकोनॉमिक्स है, इसी को रख दिया यहाँ पे। एक कारणवादी पहले से तय है और फिक्स है कि यही आर्थिक आधार पे ही होगा। अब आपको कुछ भी देखना हो, मान लीजिए हमें धर्म देखना हो, रिलीजन, तो रिलीजन को भी धर्म के आधार पे बोलेगा, ठीक है। अब जितने पंडित, पादरी, मौलवी ये सब हैं, जहां भी चढ़ावा ये सब चढ़ता है उसका शिकायत होगा। जितने मार्क्सिस्ट नेचर के होंगे, जितनी कम्युनिस्ट पार्टी होगी वो धर्म के अगेंस्ट में होगी। कोई भी नेता जो सीपीआई सीपीएम का होगा धर्म का बात करेगा ही नहीं। कारण क्या है, कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी में क्या छुपा हुआ है, मोनोकाउजल अप्रोच। क्योंकि भाई वो इतना चढ़ावा चढ़ता है, वो पैसे के वो हैं, वो पूजा थोड़ी है, सटीक उसका पॉइंट है। अब समझ गए? ये सब अगर पहले से नहीं ध्यान में रखोगे तो कार्ल मार्क्स को समझने में कष्ट होगा। तो आपके भी माइंड में मैं प्री ऑक्युपाइड चीजें डाल रहा हूँ, तो कार्ल मार्क्स वाला ब्रेन पैदा, बुलेट प्रूफ एक जैकेट पहन लो तभी गोली चलेगी तो बच पाओगे। अब हमें सरकार को देखना है, तो सरकार, राज्य, हम सब की आलोचना ऐसी करें भाई ये शोषक है। अब इकोनॉमी अगर हमारी कैसी है, शोषक है, अगर ये सत्तावादी है, अगर ये सर्वहारा का शोषण कर रही है और उसको बढ़ावा भी देगी सरकार, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम नौकरशाही को देखेंगे। नौकरशाह गरीब का बात नीचे रखता है, अमीर का बात आगे ले जाता है। इसका पैसे का फायदा कहाँ से हो, रिश्वत कौन दे रहा है, तो अमीर। तो ये भी शोषण में भागीदार है, इसलिए अच्छा नहीं, इसलिए इसका भी शिकायत करेंगे, इसका भी शिकायत करेंगे, इसका भी शिकायत करेंगे। हमें समाज का ही करना है,
तो समाज का ही शिकायत भी हम आर्थिक आधार पर करेंगे। समाज, अब यहां पे है ना ऐतिहासिक भौतिकवाद, समाज का ही अगर ग्रोथ होगा, जैसे पहले मान लीजिए सामंतवाद है, इसके बाद पूंजीवाद आएगा और फिर ये समाजवाद की बात करता है। इसका भी एनालिसिस आर्थिक आधार पर ही होगा। अभी देखेंगे, अभी डिटेल से उसको देखने वाले हैं। अब समझ गए? तो किसी भी चीज की व्याख्या करनी हो तो इसी आधार पे करेगा। और इसने हीगल को क्रिटिसाइज करने से अपनी बात करनी शुरू की। इससे पहले कि हम वो देखें ये डायलेक्टिकल क्या होता है, इसको भी समझें, वरना ये सब शब्द तंग करते रहते हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड उपागम है, अध्ययन करने का एक उपागम है, ये एक अप्रोच है। इसी आधार पे हम करते हैं, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। द्वंद्वात्मक फिर हम ही द्वंद्व में आ जाएंगे, है ना? तो ऐसा ना हो। देखो ये क्या होता है, ये कोई भी प्रोफेसर या विचारक अपना कोई बात कहता है तो कुछ तरीके लेता है। अध्ययन करने की विधि है, रिसर्च करने की कुछ विधि है। जैसे हम क्वेश्चनर ले सकते हैं, प्रश्नावली। मान लीजिए कि हम चलो दिल्ली में करने चले कि दिल्ली में बंगाली पॉपुलेशन कम पाया जाता है, इस बात का रिसर्च करना है। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो हम इसमें एक तरीके लेंगे, प्रश्नावली की पद्धति। चलो क्वेश्चनर, तो हम पेपर में, मीडिया में, जहाँ पे भी है, मैगजीन में देंगे ऐड, लोगों से फीडबैक लेंगे। अब बोलेंगे इस पते पे भेजिए। अब उसको एनालाइज करके देख लेंगे कि बंगाली लोग कम भेजे हैं, तो क्वेश्चनर से पता चल गया। और क्या हो सकता है? हम इंटरव्यू, साक्षात्कार कार्यक्रम ले सकते हैं, उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कैमरा लेके, माइक लेके गए, जहाँ जहाँ भीड़ होगी, ज़्यादा लोग, स्टेशन पे गए, कितने बंगाली मिले? हमने 10 लोगों से बात किया, एक भी नहीं मिला या एक मिला। मॉल में गए, 150 लोगों से बात किया, 20 बंगाली मिले, है ना? बाकी पंजाबी, हरियाणवी, दूसरे पूर्वांचल के लोग हमें मिले। ऐसे डिफरेंट जगह पे गए तो एक कंक्लूजन फिर ड्रॉ किया। दीज आर द मेथड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी बात को कहने का। ऐसा ही एक द्वंद्वात्मक पद्धति होता है जिसमें हम कुछ ना, एक तरह से ऐसे समझो, कुछ पिन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं ऐसा, उसके बदले में होता है, उसके बदले में बैकफायर कर देता है। जैसे आपको किसी से ये कहलवाना है कि तुम देखने में अच्छे लग रहे हो, तो थोड़ा पिन मेथड से भी कहा जा सकता है, आज बड़ा खराब लग रहे हो जी, तुम उदास लग रहे हो, ये हो, तो तुरंत बोले ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कुछ ठीक ही हूँ, है कुछ ऐसा बोलेगा। तो आपने क्या किया? थेसिस देन एंटीथेसिस। ठीक है, और मान लीजिए कि द्वंद्वात्मक पद्धति से बंगाली का देखना हो तो कहीं क्या करिए, एडवर्टीजमेंट दे दीजिए कि दिल्ली में तो बंगाली है ही नहीं, कहीं होते ही नहीं है, ऐसे बस सीआर दास से लोग गरजने लगेंगे, सीआर दास पार्क से, कि नहीं हूं मैं, एथे नहीं बंगाली, अमियाछी। ठीक है, देखो हमारा दुर्गा पूजा होता है, मेरे केटे फेंके दी, वो तुरंत गुस्सा के कई लोग आ जाएगा। तो एंटीथेसिस में, हाँ अच्छा, सीआर दास में पॉपुलेशन है। द्वंद्वात्मक पद्धति भी एक पद्धति है जिससे हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं। इसमें 3 काम करते हैं। पहले एक थप्पड़ लगा देते हैं, दैट इज थेसिस, उसके बदले में फिर एंटीथेसिस, और फिर दोनों मिल जाता है, उसको सिंथेसिस कहते हैं। वाद, प्रतिवाद और समवाद। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ठीक है, अब बहुत लोगों ने किया, जैसे सुकरात ने किया, हालांकि वो पढ़ना नहीं है हम लोग के सिलेबस में, अभी तो थिंकर शुरू होगा, ये जैसे आइडियोलॉजी, आखिरी आइडियोलॉजी है ये, उसके बाद हम लोग प्लेटो से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटो से पहले भी सुकरात पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेटो समझने के लिए थोड़ा सुकरात जानना जरूरी होगा। सोक्रेटिस ने इसको इस्तेमाल किया है ना, सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात, 470 बीसी से लेकर 399 तक ये यूनान में थे।
इन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल किया और इन्होंने एथिक्स में इस्तेमाल किया, नैतिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए कमाल का। अब ये क्या करते थे इसको समझिए, ये कैसे सुधारते थे लोगों को। डायलेक्टिकल मेथड कितने काम का होता है। जैसे बड़ा खराब माहौल था, नारी के प्रति गलत भावनाएं थी, भोग विलास में लोग डूबे रहते थे, जो युवा थे वो भी भटके हुए थे, वो नारी को प्रोडक्ट समझते थे। तो सुकरात क्या है कि युवाओं में बड़ा फेमस हो गया था, खाली पैर चलता था, उनसे मिलता था और उनको बोलता था देखो तुम जो सोच रहे हो उस महिला के लिए अगर सोचो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचूंगा, ऐसी बुरी भावना अगर मैं तुम्हारे लिए रखता हूं तो तुम्हें कैसा फील होगा, अब मैं रख रहा हूं तुम्हारे लिए। ऐसे तंग करता था, थोड़ा पिंच करता था, तो उधर से गुस्साते थे लोग। तो ये क्या कर किया, थेसिस वाद, तो प्रतिवाद, तो उधर से कहेगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है हमें, गलत बात है ये, तो फिर सिंथेसिस करवाता था, तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम समझदार बनो, ज्ञानी बनो, तुम भी आत्मा ही हो, वो भी आत्मा ही है। बी वर्चुअस, और अपनी अंतरात्मा की आवाज से सोचो कि ये जो काम सोच रहे हो ये सही है कि गलत है। इस तरीके से बातचीत की पद्धति से दिमाग को ठीक करता था लोगों को। ठीक है, इसको कहते हैं सॉक्रेटिस मेथड, इंटरैक्टिव मेथड एंड डायलेक्टिकल इंटरैक्टिव मेथड ऑफ सॉक्रेटिस। तो उसने भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया और फिर इसके लिए किया। और बहुत सारे थ्योरिस्ट अभी जैसे हॉब्स मिल जाएंगे, हॉब्स, इसने मैकेनिकल डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया। जैसे जो राज्य की उत्पत्ति है वो यूं ही नहीं हुई है, राज्य की उत्पत्ति, राज्य कृत्रिम है, कृत्रिम। आर्टिफिशियल है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब हॉब्स इस बात को मानता है कि मनुष्य स्वार्थी है, अंदरूनी रूप से स्वार्थी है। तीन चीजें परेशान करती हैं उसको जिससे उसका स्वार्थ बढ़ता है। वैभव की इच्छा रखता है, संपत्ति चाहिए, है ना, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करता है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में रहता है, बेचैन है अंदर से, प्रतिस्पर्धा में कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात यह है अविश्वास, मिसट्रस्ट। तो ये क्या है, ये तीनों चीज मनुष्य को अंदर से परेशान कर, दैट इज थेसिस, थेसिस है ये। तो एंटीथेसिस क्या होगा, कबाइली समाज हो जाएगा, कबाइली हो जाएगा। जैसे हम लोग खूब जो स्वार्थी हो जाएंगे तो स्वार्थ में क्या होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, तो अराजकता वाली, मारपीट वाली ऐसी सोसाइटी हो जाएगी, यानी शांति व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। तो थेसिस क्या है, हमारी इच्छाएं, हमारा ह्यूमन नेचर। एंटीथेसिस क्या है, समाज जो बन जाएगा मारपीट वाला। और सिंथेसिस क्या होगा, सामाजिक समझौता। फिर हम मिल करके बोलेंगे भाई एक राज्य जैसी संस्था को जन्म देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हम एक राज्य जैसी संस्था को बनाएंगे जो कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, जो शांति बनाए रखेगी, जो संप्रभु शक्तियों का अभ्यास करेगी। और इस तरीके से राज्य क्या है, कृत्रिम है, अपने आप उदय नहीं हुआ है। मॉन्टेस्क्यू कहता है अपने आप उदय हुआ है। अभी कुछ बताया है, कुछ बताना बाकी है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन हॉब्स ने इस चीज को क्लैरिफाई किया, ये भी डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल करता है। अभी और भी लोग मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लोग पढ़ते हैं, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने भी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स को। तो मार्क्सिज्म में भी क्या है, डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया गया है और यही मेथड द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रयोग में किया गया है। इसमें क्या है, माना गया है कि भाई दो समूह है, दो समाज में दो समूह है। ये क्या है, देखिए प्री डिटरमिन्ड है ना, प्री स्टैंडर्ड मान लिया है, दो है, कौन कौन, बुर्जुआ और, ठीक है, पूंजीपति और ये। तो ये इसका शोषण करेगा, ये क्या है, थेसिस। यहां से ये फिर विद्रोह होगा तो एंटीथेसिस। ये दोनों मिल करके साम्यवाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। इसने भी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है। तो पहले डायलेक्टिकल क्या होता है, इस समस्या से उबर जाइए। क्लियर है, एनी डाउट किसी को भी इससे क्लैरिटी रखना है, ये बैकग्राउंड दिमाग में रखना है कि भाई इसी तरह का ये व्यक्ति था, है ना। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। ये भौतिकवाद पे बल देता है, ठीक है। हीगल ने आदर्शवाद पर बल दिया है।
हीगल ने द्वंदात्मक आदर्शवाद की बात की है। ये दर्शन शास्त्र में हालांकि पढ़ते हैं, मैं आपकी उत्कंठा के लिए थोड़ी सी बात बता देता हूं, हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे जो जगत है ना, जो संसार हम देख रहे हैं, ये हीगल कहता है कि आइडिया का है, चेतनाशीलता का है, चेतन शक्ति से बना है, और उसमें वैचारिक चेतना से ही वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से ये जो आप देखते हैं ये दिख रहा है दुनिया। ठीक है, फिलोसफर हैं, अपनी बात तरह से कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी फिलॉसफी में ऐसी बातें कही गई हैं कि भाई हम लोग जो है ना भ्रम में जीते हैं, मतलब आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा होगा कि मान लो कि हम लोग को गुफा में रख दिया जाए, उसमें स्टोरी है, गुफा में बंद कर दिया जाए और सबको सिक्कड़ से बांध दिया जाए, मतलब लोहे के चेन से बांध दिया जाए सबको, और हम पीछे से लाइट हमें दिया जाए, हमें खुद को देखने का कोई जगह ना हो, कोई आईना ना हो, पीछे से लाइट हमारे ऊपर रहे, तो हम क्या करेंगे? कई सालों के बाद हम अपने आप को भूल करके हमारी जो छाया है उसको देखते 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 वो छाया वहां जा रही है, छाया को ही समझ लेंगे। तो आप लोग छाया हैं, असली कहीं कहीं है, मतलब आत्मा की जो सत्ता है, परासत्ता जो है, वही रियल वर्ल्ड है। हम लोग जो यहां देखते हैं ये छाया है, और है ही तो। अगर एथिकल डायमेंशन में जाएं तो सच में यही है, क्योंकि सत्ता जहां होती है वहां पर टेम्परेरी एस्पेक्ट्स नहीं होता है, और यहां पे इतना टेम्परेरी। कोरोना वायरस कितने को ले गया? कितना मिनट लगा? अच्छा, जिस संपत्ति के लिए, चीजों के लिए, घर ही में लोग गोली मार रहे हैं। अब वीडियो आने शुरू हो गए, घर में किसी को हो गया कोरोना, मरने वाला, एकदम गले लगाना चाहता है, दूर से रो रहा है, वो भी मना कर रहा है, मत आओ मत आओ, है ना। अब देखिए, दिस इज द रियल वर्ल्ड। इज वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड? नो, नॉट एट ऑल। अब देखिए, मच्छर काटने से यश चोपड़ा जैसा आदमी मर गया। इतना पैसा उस आदमी ने स्विट्जरलैंड में दिया, मतलब सिलसिला से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक, कोई भी फिल्म देखिए, एक गाना स्विट्जरलैंड के लेक में होता ही है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने सोचा कि ये यश चोपड़ा कौन आदमी है यार, इतना टैक्स क्यों देता है ये? तो पता चला कि एक फिल्म मेकर है। वाह, इतना इसको प्यार है इस लेक से, चलो इसी के नाम पे नाम ही रख दो, यस लेक। उसका नाम है यस लेक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और उससे ज्यादा पैसा मतलब कपूर स्टूडियो में भी नहीं हो पाया। और डेंगी होने से चले गए। एक एडिस मच्छर ने प्राण ले लिया, सारा यहीं रह गया। तो इसका मतलब है ना कि रियल वर्ल्ड कहीं है, कहीं वो चले गए रियल वर्ल्ड में। यहां क्या था? ये सब भ्रम था, अभ्यास था, अध्यास था, है, छाया था, ये कुछ सच नहीं था। तो ऐसी कुछ आदर्शात्मक बातें ये कर रहे थे लोग, फिलोसोफर। तब तक एक व्यक्ति बोले ये सब नहीं होता है, ये सब बंद करो। रैशनैलिटी तर्कशीलता पर बात शुरू हुई, है ना, विज्ञानवादी चीजों पर बात शुरू हुई, इस तरह के फिक्स्ड अप्रोच पर बातें शुरू होने लगी, है ना। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिक, रैशनैलिटी, इन चीजों को लेकर के पहला ही काटा कि जो लाइफ है ना, इसमें मैटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये क्या भौतिकता है? भौतिकता सिर्फ यही सच है, बाकी सबको सच मानना ठीक नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है यही है, भौतिक पहलू जीवन में ही यही मैटर करता है, इसी से जगत का निर्माण होगा। और फिर वो उस रास्ते पे ज्यादा चीज नहीं सिखाया, बताया, द्वंदात्मक पद्धति से चीजों का अध्ययन करना शुरू किया और इतिहास को देखा, हमारी ऐतिहासिक पद्धति को इसने देखा। ठीक है, इसने इस भौतिकता के आधार पर, इसलिए भौतिकवादी विचारधारा है ये मैटर के आधार पे बातें कही गई है। अब जैसे हमने देखा, ये इसमें ये कहा कि सामंतवाद, है ना, कैसे आया है? ये जो तीनों स्टेज है ये भी द्वंदात्मक पद्धति से ही है।
है ना। ये कैसे है? अब जैसे किसी भी चीज के लिए पहले समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कार्ल मार्क्स ने ही अपने बिल्कुल पुस्तक में ही इसको डाला। मान लीजिए कृषि का काम हम करते हैं, वो भी द्वंद्वात्मक पद्धति से, लेकिन जो अनाज है या पौधा है वो कोई विचारधारा का या कोई चेतना शक्ति या आत्मा का वो प्रभाव नहीं है, मैटर से है, और उसके लिए कुछ होता है, कोई एक व्यवस्था बनी हुई है। तो कैसे? जैसे हम लेते हैं बीज। बीज क्या है? थेसिस। हमने क्या किया? मिट्टी में हमारे पास तर्क है, बुद्धि है, ईश्वर ने दिया है, बीज को मिट्टी में डाल दिए, पानी वानी कर दिए, तो क्या किया? थेसिस। उसके बाद क्या होगा? पौधा। ये क्या होगा? एंटीथेसिस होगा ही होगा। फिर वहां से अपने आप हुआ। और ये भौतिक है, ये आत्मा चेतना ये सब मत बोलो, ये सब नहीं है, होगा ही होगा, फिक्स है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अनाज। ये क्या है? सिंथेसिस। ये अगला चरण है, ऐसे ही ग्रोथ होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से इतिहास भी ऐसे ही चला है। पहले सामंतवाद क्यों था? मोनोकॉजल अप्रोच है। इकोनॉमिक्स में आइए, पकड़िए, क्या है? उत्पादन। उत्पादन जब हाथ से होगा तो क्या जन्म लेगा? श्रम का जब यूज होगा तो यही जन्म लेगा ही लेगा। अब इसमें चीजें बदल गई, तकनीक आई, बदला है, और यहां पे हाथ का जगह मशीनों ने ले लिया। जब ये मशीन ले लेगा तो ये हो जाएगा पूंजीवाद। ठीक है। और अगला चरण वही है जो आएगा, समाजवाद। कैसे आएगा, कहां पे आएगा, अभी बताएगा वो, तो आगे वाला अच्छा होता है। इसने कहा कि सामाजिक व्यवस्थाएं भी या सामाजिक बदलाव भी जो होता है वो आर्थिक आधारों पर होता है, और उसका स्वरूप अगर बहुत बदल जाता है ना तो क्रांति होती ही होती है। स्वरूप बहुत बदल जाता है तो क्रांति होती है। जैसे यहां से स्वरूप बदला, पूंजीवाद आ गया, मशीन आई, पैसे का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा लोगों, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा और ज्यादातर लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं होना, तो वर्ग संघर्ष होना ही होना है, होगा ही होगा। यानी समाज दो भाग में बट जाएगा। क्या क्या? बुर्जुआ और सर्वहारा। ये होगा ही होगा। और उसके बाद इसने पूंजीवाद की आलोचना प्रारंभ कर दी। आलोचना प्रारंभ इस तरह से की कि भाई ये 16वीं 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के वजह से इसका विकास हुआ। ठीक है। इसने मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया, श्रमिक को रिप्लेस करके मशीन को डाल दिया। हालांकि कुछ अच्छा भी था। जब इसकी बात करेंगे ना ऐतिहासिक भौतिकवाद की, तो कहता है कार्ल मार्क्स कि हर आगे वाली व्यवस्था पीछे वाली व्यवस्था से अच्छी होती है। तो पीछे वाली व्यवस्था थी सामंतवादी, उसके बाद आई पूंजीवादी। तो सामंतवादी से पूंजीवादी अच्छी है। कैसे? पहले इस बात को समझ लें। यहाँ पे लेबर श्रम कर रहा है हाथ से, और यहाँ पे थोड़ा सा स्किल्ड काम कर रहा है। यहाँ पे दमन के साधन बिल्कुल डायरेक्ट हैं। जैसे गांव में जहाँ पे लैंडलॉर्ड काम करवाते थे, दमन होता था क्या? जान से ही धो देते थे। अमेरिका में मॉब लिंचिंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जितने ब्लैक थे उनको मारा जाता था। भारत में भी कोई जमींदार कुछ किया तो क्या किया भाई? दलित को, जो उसके यहाँ काम किया होगा, कभी यहाँ ज़्यादा नहीं होता था ये सब, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो उसे जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एक पर एक सीधा लुंगी ऊपर उठाए, काले बेल्ट से बांधे, गर्दन काट के आ गए, सीधा ऐसा ही हो जाएगा, तो जीवन ही एकदम से तहस नहस, इस तरह का। लेकिन गांव से जब शहर में आ पाते हैं या सबअर्ब एरिया में टियर 2 टियर 3 4 में आते हैं, जहाँ छोटे छोटे उद्योग फैक्ट्री ये सब हैं, वहां पे उतना दमन नहीं है। और पूंजीवाद सामंतवाद से अच्छा है। मशीन आई, उत्पादन की स्थिति बहुत बढ़ी, तो रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये अच्छा चीज है कि नहीं? उसको एक समय तक रोजगार दिया कि नहीं? लेकिन ये कि गंदी बस्ती भी दे दिया, मजदूरों की बस्तियों में एड्स भी है, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, ये सब समस्याएं भी हैं, औद्योगिक अशांति है, सामाजिक अशांति है, चीजें ठीक बहुत नहीं हैं, लेकिन कम से कम पहले से ठीक हैं।
यहाँ पे तो कभी कभी कुछ नहीं था खाने को, आत्महत्या करना पड़ता था या फिर जमींदार रेप कर देगा, मर्डर कर देगा सीधा। बहुत गजब की खराब व्यवस्था थी। मॉब लिंचिंग कर सकता है। अमेरिका में मॉब लिंचिंग का हिस्ट्री रहा है इसका बहुत सारा दमन का। उससे कम दमन यहाँ पर होगा। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि मशीनों की वजह से क्या होगा, पैसे, चूंकि प्रोडक्ट बहुत बिकेंगे, उसका आएगा एक व्यक्ति के पास, तो जो मालिक है उसकी संख्या हो जाएगी कम और उस पैसे को लगाता जाएगा, वो हमेशा लगाता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट उसका जो है वो बहुत बड़ा होता जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो होती चली जाएगी बड़ी, और बाकी लोग क्या होंगे, बाकी मध्य वर्ग जो टिक नहीं पाएगा, सर्वहारा के साथ मिल करके कामगार बनना पड़ेगा। तो कामगारों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और पूंजीपतियों की संख्या हो जाएगी कम, और तब जाकर के शोषण शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वर्ग संघर्ष की बात करता है। वर्ग संघर्ष होना ही है, ये दोनों में अलगाव होगा। इसकी संख्या ज्यादा, समस्या ज्यादा, और इसने शोषण किया हुआ है, तो यहां से विरोध होगा ही होगा। और क्रिटिसिज्म शुरू किया, ये क्रिटिसिज्म ही है, वर्ग संघर्ष ही अपने आप में क्रिटिसिज्म को दर्शाता है। और ये जो पूंजीवाद शब्द है ना, ये शब्द इसने फेमस बनाया, और अपने जीवन में लगभग 1877 तक जाते जाते, जैसे 50 तक तो 1850 में बहुत कैपिटलिस्ट सब थे, ब्रिटेन में और यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में काफी था। लेकिन और 20-22 साल के बाद कैपिटलिज्म एक क्रिटिकल वर्ड के रूप में फेमस बना दिया, और इसी व्यक्ति ने बनाया है, जिसका नाम कार्ल मार्क्स है। जैसे आज हम लोग घोर पूंजीवाद की बात करते हैं, क्रूनी कैपिटलिज्म, आज एक उसके आगे एक और शब्द लग गया है। एक ही कंपनी, जियो है ना, बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी जब हो रही है ना, तो उसको जब बहुत ज्यादा, मतलब कार्ल मार्क्स जो बोला है कि धन का संग्रह कुछ ही लोगों के पास होगा, अब एक ही बॉस हो जाए, एक ही बहुत बड़ा प्लेयर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक शब्द क्या लग जाता है, पूंजीवाद नहीं, घोर पूंजीवाद, क्रूनी कैपिटलिज्म। क्रूनी शब्द की बात हम आज करते हैं। तो नव उदारवाद का एक तरह से वो कमी है, या आज नव पूंजीवाद का एक तरह से कमी है, उस रूप में हम लोग आलोचना उसकी कर रहे होते हैं। ठीक है, पूंजीवाद की आलोचना कैसे की कि इसमें ना क्या होता है कि जो निजी संपत्ति है, निजी स्वामित्व, प्राइवेट ऑनरशिप स्थापित कर देता है। ये प्राइवेट ऑनरशिप ये स्थापित करता है। और ये प्राइवेट ऑनरशिप, ध्यान रखने लायक बात है, किस किस चीज पर करेगा, कच्चा माल, कच्चा माल पर प्राइवेट ऑनरशिप हो गया। और क्या हुआ, रख दीजिए, उत्पाद पर भी इसी तरीके से करेगा। ठीक है, वितरण के साधन भी मालिक में, विपणन, मार्केटिंग, विपणन पर भी करेगा, वस्तु, सेवा, ये सभी क्या प्राइवेट ऑनरशिप में आ गया। प्राइवेट ऑनरशिप तो क्या होता है कि सब कुछ मालिक का ही हो जाता है। अब आप देखो, अगर मान लो एक हवाई जहाज खोल दोगे ना, तो हवाई जहाज में खाना जो खा रहा है ना, उसका भी बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाता है। हवाई जहाज के टिकट का तो है ही है, और खाने का भी, एयरसेफ से टाई अप करके खाना दे के, कई सारे प्रोडक्ट्स दे के, उसका भी कमाई कर रहा है। कोई लिमिट, सामान भी बेचने, इंडिगो में जाओगे तो सामान भी बेच देगा, घड़ी भी दे देगा, कुछ और कुछ अच्छा लग ही जाएगा आपको। पूरा सेलिंग विंडो खोल के रखा हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो गया है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, तुम नहीं कर पाओगे, हमारा वाला लो। क्रूनी कैपिटलिज्म है ना। आपको मतलब कहीं भी आपका दिमाग खाली ही ना छोड़ा जाए, ऑनलाइन में खरीद लो, पेन ड्राइव ले लो, तुम ऐसे कर लो, तुम नहीं कर पाओगे, ये देख लो। ये क्या हल्का सा फियर का माहौल दे करके हर एरिया में यही, अरे भाई आईएएस का तैयारी ऐसे होता है ना, मूल चीज ही उड़ा दिया जाता है। तो ये कहानी हो जाती है, दिमाग ही गायब कर लो, अब सामान बेचते रहो, सेलिंग विंडो बना दो। ये क्यों होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक का नहीं बढ़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस किसी एक का बढ़ेगा ना, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ जाती है, और पूंजीवाद शोषण के रूप में स्थापित हो जाता है, और ये एक शोषण का साधन बनता है। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है ना, तो हर कुछ हो जाता है, फिर अहंकार बढ़ जाता है ना,
मतलब एथिकल नजरिए से भी देखेंगे तो चीजें सिस्टम में पूरी बिगड़ती हैं और इसके कई भागीदार बनते हैं, जिसमें स्टेट भी है, राज्य भी है, नौकरशाही भी है। ये सब चूंकि सभी इसको हेल्प कर रहे होते हैं और सब इसके पीछे हैं, तो सब दंड के भागी होंगे। इसीलिए यहां पहुंचते पहुंचते क्या कहता है कि स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, ऐसा राज्य जो शोषण का साधन बने, है ना। ब्यूरोक्रेसी लेस सोसाइटी चाहिए, ऐसी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है जो ये काम कर रही है, ठीक है। इन सब की आलोचना यहां पर होती है। अब ये अगला स्टेज जो है वो है सर्वहारा का अधिनायकवाद। अब इसमें क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा यहां से थेसिस किया जाएगा तो जाहिर है ना, द्वंदात्मक पद्धति के तहत क्या होगा, एंटीथेसिस होगा। तो एंटीथेसिस के तहत सर्वहारा क्रांति करेंगे। तो यहाँ पे वो बात छुपी हुई है, रिवॉल्यूशन, हाँ, यहाँ से क्रांति होगी, प्रोलेटेरियत से निर्देशित क्रांति होगी और उसके बाद कंट्रोल कर लिया जाएगा किस पर, पूंजीपतियों के ऊपर। स्टेट रहेगा, स्टेट शोषक ही रहेगा। अभी इस चरण में राज्य शोषक ही है, सत्तावादी ही रहेगा, नौकरशाही शोषक ही रहेगी, सत्तावादी ही रहेगी, लेकिन उस राज्य पर नियंत्रण किसका होगा, सर्वहारा का, पूंजीपति का नहीं, सर्वहारा। क्रांति हो चुकी ना, ये होगा। तो लेनिनवाद, लेनिन क्या किए हैं, जबरन कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज में बदलने का काम। माओ त्से तुंग, लेनिनवाद, ये सभी इसी जोन में आता है, जबरन चीजों को करना, बराबरी जबरन किया जाएगा। तो यहां पे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेटर्स, जिन्होंने पहले एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, उनका शोषण करो और कुछ दिनों तक करते रहो। ये एंटीथेसिस का दौर है और ये समय चलेगा। अब मान लीजिए यूएसएसआर इसी लाइन पे चला, चाइना इसी लाइन पे चला, लेकिन एंटीथेसिस में ही मामला फेल हो गया, है ना। जैसे यूएसएसआर डिसबैंड हो गया, बंद हो गया, चाइना ने क्या कर दिया, मार्केट बेस्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी 1979 से 80 के दशक से वो बदल गया। तो सिंथेसिस वाला दौर बहुत आ नहीं पाया, साम्यवाद कहीं दिखा नहीं, समाजवाद तक तो दिखा, लेकिन स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी हम देख नहीं पाए। और यहीं से फिर यहाँ पे आते आते ये मार्क्स की जो विचारधारा है वो वर्गहीन समाज जैसी या स्टेटलेस क्लासलेस जगह पे आते आते यूटोपियन हो जाती है, आदर्शवादी ये भी हो जाती है। कपोल कल्पना भरे हो नहीं पाए, जो कहीं एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है ना, कहीं हम देखते नहीं है, लेकिन ये इसकी बात कहता है, ठीक है, कि सर्वहारा कुछ दिनों तक राज करेगा, कुछ समय तक, और पूंजीपति का शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटर्स, जिन्होंने पास्ट में एक्सप्लॉयटेशन किया है, दैट इज द फेज ऑफ एंटीथेसिस, ये ऐसा होगा। और फाइनली इसमें मतलब समाजवाद में जब भी कार्ल मार्क्स के नजर से समाजवाद का बात हो तो हमेशा याद रखना चाहिए, ये स्टेज याद रखना चाहिए, सर्वहारा का अधिनायकवाद इज इक्वल टू कार्ल मार्क्स का समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद इसको कह सकते हैं आप। ये दोनों एक ही चीज है, एग्जामिनर ऐसा करेगा। तो समाजवाद में और साम्यवाद में अंतर क्या होगा, इसके आगे का स्टेज क्या होगा। अब कुछ दिनों तक प्रोलेटेरियत जो है सर्वहारा, ये अपना प्रभाव रखेगा, जमाए हुए रखेगा, शोषण करेगा, वही काम करेगा जो पूंजीपति ये कर रहे थे, और उसके बाद ये शोषण वोषण बंद हो जाएगा, बराबरी आ जाएगी। डिफरेंस में मेन चीज समझिए, समाजवाद में क्या होगा, लोग कार्य करेंगे अपनी क्षमता से और पाएंगे अपने काम से, मतलब क्षमता से योगदान करेंगे और जो काम किया है उससे वेतन या आर्थिक लाभ उनको मिलेगा। जितना योगदान है इतना पैसा, ठीक है, क्लियर है। पैसा किसी का कम नहीं होगा, जितना योगदान है बराबर का पैसा, मतलब जितना काम किए हो उतना का पैसा। अंतर है यहां पर, यह आदर्शात्मक है। यहां पर अपनी आवश्यकता से आपको मिलेगा और क्षमता से आपको क्या करना है, योगदान देना है, तो फिर साम्यवाद हो जाएगा। अब जैसे हमारी क्षमता बहुत है, हमने बहुत काम किया, लेकिन आवश्यकता हमारी कम है, तो हमें कम पैसा दीजिए,
साम्यवाद ये हो गया। मान लीजिए हम डिजर्व करते हैं 10 लाख रुपए सैलरी, लेकिन हम 2000 रुपए ले रहे हैं, ये क्या है? साम्यवाद। समाजवाद में क्या है? हम डिजर्व करते थे 5000 रुपए, हमें 5000 मिल गया, हमारी इतनी क्षमता थी, हमने इतना काम किया, हमें 5000 मिल गया। किसी ने शोषण करके, पूंजीपति ने इसको 1000 में तब्दील नहीं किया, समझ गए? क्योंकि समाज का नियंत्रण हो चुका है। समाज कैसे समाज बना? अधिकतम लोग सर्वहारा हो चुके हैं, अधिकतम जनसंख्या किधर शिफ्ट होगी? सर्वहारा के तरफ, और वही चलाएंगे, उन्हीं का अधिनायकवाद है, यानी समाज का नियंत्रण है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में और वितरण में कहीं कोई भेदभाव होगा? नहीं होगा, इसलिए ये भी अच्छा है। तो समाजवाद इज ए प्री टेक ऑफ कंडीशन ऑफ साम्यवाद, है ना? सोशलिज्म इज द प्री टेक ऑफ कंडीशन ऑफ मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म। लेकिन यहां तक आते आते मामला बिगड़ गया, और यहां जब पहुंचेंगे तो कोई वर्गीय व्यवस्था नहीं होगी। दैट इज द स्टेज ऑफ सिंथेसिस। यहां पे सिंथेसिस हो गया, अब भेदभाव खत्म, क्लासलेस सोसाइटी होगी, हाँ, और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। अब इसको भी समझिए, ऐसा नहीं होगा कि स्टेट नहीं होगा जी। वर्गहीन और राज्य विहीन समाज का ये मतलब नहीं कि राज्य कभी होगा ही नहीं। अब के जमाने में राज्य के बिना चल नहीं पाएगा, पहले भी राज्य था, राज्य सही में भी। कहने का मतलब वो भेदभावकारी नहीं होगा, ना अमीर को ना गरीब को। वो इनोवेशन पे ध्यान देगा, नयापन पे, तकनीक पे ध्यान देगा, और सबके हितों के लिए काम करे। मतलब बाघ और बकरी एक ही साथ पानी पिएंगे। समाज में भी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझता था वो लुटा जा चुका है, ठीक है? और वो अगले स्टेज में आके बड़ा अच्छा दिन हो जाएगा, ईसा मसीह का दिन हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। आप समझिए, ऐसी कोई काल्पनिक चीजें इन्होंने बताई, लेकिन वो मिल नहीं पाया। उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिज्म या साम्यवाद। ये यूटोपियन यहाँ पर आके हो जाता है। तो दिस इज द स्टेज। इसी को तह बाई तह दिमाग में लगा लेना है, इतनी ही शुद्धता से, इतनी ही क्लैरिटी से। इसके बाद एक शब्द भी नहीं जानना है, इसका जरूरत नहीं है। यहां तक तो पहुंच चुके हैं, फ्यूचर क्या है तो देख ही चुके हैं। ना ना ना, दिखा है, प्रभाव तो था ही ना, यूएसएसआर में तो था ही ना। यूएसएसआर तो थोड़ा डोमिनेंट नेचर का था ही, इस तरह से जबरन कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज में बदले, तो यूराल्स के पश्चिम से उद्योग को उखाड़ करके उत्तर में डाला गया। गरीब आदमी भी हवाई जहाज में चढ़ता था। अब सोचिए इंडिया में भी ऐसा कर दिया जाए कि जनरल बॉगी चलेगी, अमिताभ बच्चन भी, गरीब आदमी भी, सफाई कर्मचारी भी साथ में, तो कुछ दिनों तक तो डोमिनेशन है ही। पूंजीपति ही नहीं रहे, प्राइवेट सारा प्रॉपर्टी ले लिया, सारा टेक ओवर कर लिया, वो जो मतलब ही नहीं है। खेत भी ले लिया, किसान भी ले लिया, सब ले लिया, ट्रैक्टर भी ले लिया, सब सरकार का। अनाज हम उगाएंगे, सबको बराबर बराबर देंगे, कोई कुछ नहीं। तो डिक्टेटरशिप तो है ही ना एक तरीके से। और चूंकि मैक्सिमम हित किसका हो रहा है, संख्या किसकी ज्यादा है, तो इसका अधिनायक पद हो गया। आप जो कह रहे हो ना, देखना ये था, ये जो नहीं देख पाए। तो साम्यवाद यूटोपियन है, मार्क्सवादी समाजवाद तक तो हम पहुंचे हैं लगभग। देखो भाई, कार्ल मार्क्स बोला एक अंत में हमारे ही पास आओगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अभी 10, 20, 30 दशक तो नहीं लग रहा है, ठीक है? 10-20 दशक नहीं, 2-3 दशक तो अभी लग नहीं रहा है। जब तक देखो पूंजीवाद में अपने आप को बदलने की जो कुवत है ना, पूंजीवाद स्टाइलिस्ट है ना, थोड़ा चेंज कर लेता है अपने आप को, अपनी विचारधारा को बदल करके, ट्विस्ट करके कंफ्यूज कर देगा आपको, तब आप फंस जाइएगा कंफ्यूजन। इसलिए पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा कंफ्यूज सब्जेक्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी यहाँ वहाँ होने लगते हैं, ये वाद वो वाद, फिर एक ही तरह का वाद है ना। तो पूंजीवाद में अपने आप को जो बदलने की काबिलियत है। अब आप देखो, कार्ल मार्क्स से पहले जितना पढ़े हो, है ना, वो सब क्या किए हैं? कंफ्यूज ही करने के लिए तो हैं कि देखो जी, ज्यादा क्रांति का जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही नेतागिरी करोगे, कंपनी में स्टैक्स दे देगा, नेतागिरी खत्म, ध्वस्त, तो कुछ दिनों तक चल जाएगा, खिंच जाएगा। तो कुछ तो है ही उसमें खूबी, और मनुष्य के स्वभाव से मैच करता है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, है ना, ये सब पहल करने के लिए, चयन करने के लिए मैच करता है। तो थोड़ा सा देखो एज फैक्टर उसमें है। अब ये नहीं समझना है कि मैं उसको फेवर कर रहा हूं,
ये तार्किक रूप से बात हो रही है और इसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट्स नहीं है। लेकिन अगर कुछ बड़ा होने लगे, आप ऐसा समझ लीजिए सभी को इंडिया में फ्लाइट पे चलने की स्थिति हो जाए, इंडिया जल्दी अगर ये सब होगा ना तो यहीं पे होगा, लोग एकदम छोड़ देंगे, हटाओ यार, ये आध्यात्मिकता दान पुण्य वाले जो स्वभाव है ना, तभी होगी। तो अभी की तो दुनिया में नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले वर्ल्ड में हो सकता है कि कभी ऐसा दिन हम देखें, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बात समझो, ये क्या है, क्षमता के हिसाब से योगदान देना है, ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है, इसमें सेम ये है, मतलब ये है। और जो आपको पैसा मिलेगा, आपने जो काम किया है उतने का पैसा, तो ये कहीं से पूंजीवाद को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि ये कहने का सेंस ये है कि उन लोगों को जिनको पैसा उनके काम का नहीं मिलता था, यानी सर्वहारा, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि न्यूनतम मजदूरी, अब कोई ठेकेदार ने काम करवाया, शाम को 2 थप्पड़ लगा के महिला मजदूर को भगा दिया। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विभाग चला रहा होगा, राज्य जो होगा, ब्यूरोक्रेसी जो होगी, उसका कंट्रोल किसका है? सर्वहारा के प्रतिनिधियों का है, सर्वहारा का है, तो भेदभाव नहीं हो पाएगा। ये इसमें ये बात है, तो पूंजीवाद कैसे बढ़ेगा? हाँ, तो आप 12 घंटे दोगे? नहीं नहीं, पैसा भी 12 घंटे का मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड है। जो काम आपकी 12 घंटे का काम हो गया ना, पहले का क्या काम था कि मिलता ही नहीं था, रोजगार भी नहीं मिलता था। अब आपको रोजगार मिलेगा। जैसे अब आप इसको समझिए, जैसे 12 घंटे का काम कर सकते हो, लेकिन था कि नहीं, पूंजीवाद ने बना रखा है 8 ही घंटे का काम देंगे, इतना ही देंगे तुमको। ये भी एक तरह का शोषण है, शोषण बंद हुआ। इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट है, दैट इज एंटीथेसिस, है ना। ये चलिए साहब लिखिए थोड़ा। कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित मूलभूत मार्क्सवादी विचारधारा, मूलभूत मार्क्सवादी विचारधारा को समझने के लिए हमें निम्नांकित क्रम के आधार पर अपने विषय वस्तुओं को देखना चाहिए। पहला लिख दीजिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तीसरा, वर्ग संघर्ष। चौथा, पूंजीवाद की समालोचना। सिर्फ आलोचना ही नहीं होगी, थोड़ा खूबी भी है, तो समालोचना। और उसके बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद।
सर्वहारा का अधिनायकवाद। सृष्टि का, सॉरी क्या लिखे, सर्वहारा का अधिनायकवाद। उसके बाद नेक्स्ट, वर्गहीन समाज, वर्गहीन समाज का उदय। ऑब्लिक देके लिख दीजिए साम्यवाद। ठीक है, इसमें आ जाइए जरा पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसे पॉइंट पॉइंट में लिखिएगा। द्वंद्वात्मक पद्धति में, द्वंद्वात्मक पद्धति में, द्वंद्वात्मक पद्धति में थेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। द्वंद्वात्मक पद्धति में थेसिस वाद, एंटीथेसिस प्रतिवाद और सिंथेसिस समवाद। संवाद के रूप में अपने एक तार्किक विकास का क्रम पाया जाता है। है ना। दूसरा, हीगल ने, हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था, जिसमें सृष्टि का सार तत्व, सृष्टि का सार तत्व आत्मा, चेतना, प्रत्यय, सृष्टि का सार तत्व आत्मा, चेतना, प्रत्यय इत्यादि को माना गया था, को माना था। साथ ही हीगल ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रकृति एवं समाज का भौतिक अस्तित्व नहीं है। प्रकृति एवं समाज का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह सभी चेतना पर आधारित है, मतलब चेतना का रेप्लिका है, चेतना पर आधारित है। अगला डॉट, अगला पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने
इसका विरोध करते हुए यह कहा कि, इसका विरोध करते हुए यह कहा कि, यह कहा कि सृष्टि का सार तत्व मैटर है, जड़ पदार्थ होता है। सार तत्व जड़ पदार्थ होता है। ना कि चेतना या प्रत्यय। ना कि चेतना या प्रत्यय। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक पद्धति को सुकरात ने अपने नैतिक विचारों के लिए प्रस्तुत किया था। हॉब्स ने मैकेनिकल मटेरियलिज्म, है ना, यांत्रिक भौतिकवाद की विचारधारा को भी द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया। द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया। और यह स्पष्ट किया कि राज्य कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, और मानव ने उसे निर्मित किया है। राज्य कृत्रिम है और मानव ने उसे निर्मित किया है। जिसे हम सामाजिक समझौते का परिणाम मानते हैं। मार्क्सवादी विचार में अगला पॉइंट, मार्क्सवादी विचार में विकास की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए
बीज एक थेसिस है, बीज एक थेसिस है, और एंटीथेसिस में वह पौधे का रूप ले लेता है, पौधे का रूप ले लेता है, और अंततः सिंथेसिस के रूप में और विकसित होकर अनाज के रूप में, अनाज के रूप में वह देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा लिख दीजिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसको पॉइंट्स में, पहला, मार्क्सवादी विचारधारा में समाज के आर्थिक संबंध को ही, समाज के आर्थिक संबंध को ही प्रगति के लिए जिम्मेदार माना गया है। क्यों ऐसा हुआ होगा आप समझ रहे हैं, चूंकि मोनोकाउजल है ना, डिटर्मिनिस्ट है, और एक ही कारणवादी है, जिसमें एक ही कारण माने, किसी भी बात का एक ही कारण, ठीक है। सुमित सरकार का इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास की पूरी क्रांतियों की व्याख्या आर्थिक आधार पे ही कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसी में एक लाइन जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक कारणवादी विचारक रहे हैं, एक कारणवादी मोनोकाउजल थ्योरिस्ट, कारणवादी विचारक रहे हैं, और आर्थिक आधारों पर ही, आर्थिक आधारों पर ही उन्होंने अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है। दूसरा पॉइंट, ऐतिहासिक पद्धति से, ऐतिहासिक पद्धति से देखने पर, ऐतिहासिक पद्धति से देखने पर सामंतवाद से आगे पूंजीवाद का विकास, सामंतवाद से आगे पूंजीवाद का विकास, इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तीसरा, जब हाथ से उत्पादन हो रहा था तो उसका परिणाम
सामंतवाद था। और हाथ के स्थान पर जब मशीनों के प्रयोग बढ़े तो पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो गया। हाथ के स्थान पर जब मशीनों के प्रयोग बढ़े तो पूंजीवादी व्यवस्था का उदय होता है। यह भी अपने आप में द्वंद्वात्मक पद्धति का परिणाम है और सामंतवाद थीसिस था। सामंतवाद थीसिस था। इसके एंटीथेसिस के रूप में एंटीथेसिस के रूप में पूंजीवाद और पुनः सिंथेसिस के रूप में समाजवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट। यह कहा गया कि उत्पादन की शक्ति का विकास धीमी गति से होता है। मार्क्सवादी विचारधारा में यह कहा गया कि उत्पादन की शक्ति का विकास धीमी गति से होता है। जैसे हाथ से, श्रम से हो रहा है उत्पादन, तो कुछ दिनों तक चलना चाहिए ये। अब अचानक से मशीन डाल दोगे उसमें, तो आप क्या करोगे? अचानक से जो धीमी गति से प्रक्रिया चल रही थी वो स्पीड में आ गई, तो सामाजिक संबंध टिक नहीं पाएंगे। अब वही व्यक्ति ठीक से बात नहीं करेगा, उसका कमाई बढ़ रहा है, दूसरे का इंटरेस्ट है, तो आपस में अब हेरा फेरी होगा, यहीं से फिर वो गड़बड़ी शुरू होती है। किंतु जब तीव्रता से उत्पादन के स्वरूप बदलते हैं, भले ही वह तकनीक व मशीनों के प्रयोग से हुए हों, स्वरूप बदलते हैं भले ही वह तकनीकों और मशीनों के प्रयोग से हुए हों, तब पुराने प्रचलित या चले आ रहे उत्पादन के संबंध और सामाजिक संबंध उन शक्तियों को नहीं संभाल पाते हैं और बदली हुई व्यवस्था से
उन शक्तियों को नहीं संभाल पाते हैं और अचानक बदली हुई व्यवस्था से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिसका परिणाम संघर्ष या क्रांति हो जाता है और अंततः सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यानी डायलेक्टिकल मेथड से चीजें होती हैं, हो रही हैं, लेकिन ये जो सिस्टम बढ़ रहा है आगे, यहाँ आएगा ही आएगा। संघर्ष इनएविटेबल है ना। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बराबर पानी, क्योंकि आपने मशीन डाल दिया, मशीन डाला तो कोप अप नहीं कर पाया भाई प्रोड्यूसर और जो उसमें कामगार है, रिलेशनशिप फिट नहीं बैठा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, हिडन इंटरेस्ट अलग अलग हो गए, हितों का टकराव शुरू हुआ, तो संघर्ष होगा ही होगा। तो आ जाइए, संघर्ष करिए, वर्क संघर्ष। अगला पॉइंट, यही क्रम यही रहेगा, एकदम दिमाग में बिठा लेना है, एकदम लेयर बाय लेयर है ना। एक दवा पहले खाना है जिससे गैस ना हो, तो गैस ना होने के लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि भाई ऐसा ही था। किताब पढ़ोगे ना तो इतना माथा पच्ची है, यहाँ वहाँ इधर उधर सब खिचड़ी होके 2 ही 3 चीज समझ में आएगा, सर्वहारा बुर्जुआ ये वो, वहां से क्रांति होगी तो ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा। एक्चुअल में कैसे होगा, कैसे लिखना है सरल भाषा में समझा करके, आज के समय को देखते हुए वो चीज चाहिए, तो छना हुआ चीज बिल्कुल। इसीलिए पहले आपको समझाता हूं मैं अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, फिर लिखवा देता हूं उतना ही, और इतने ही से सब कुछ होगा। उतना डिटेल से है। अभी पोस्ट मार्क्सिज्म किस में बोलो, जितनी किताबें गाबा ये वो किस पे देखो, निकोलस पोलंटास। और अभी इधर से सवाल आएगा, सभी मॉडर्न एरिया से होगा। अभी कल परसों जो हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट वो पूरा हमारे डेवलपिंग नेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। विकासशील देश की जो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, वो सभी हम लोग को देखनी होगी। उसमें नौकरशाही की भी आलोचना आ जाएगी, कई सारी एथिक्स में भी काम आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप ही का छोटा बच्चा निकल के बना है लोक प्रशासन, है ना। लोक प्रशासन के कई सारे क्वेश्चन का आंसर बता दोगे फट से। मैक्स वेबर उधर भी पढ़ना है तो इधर भी सत्ता शक्ति, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है, थिंकर के मोड में वो नहीं है ऐसा। तो जैसा प्लेटो पढ़ना है, जैसा अरस्तु जितना है, इस टाइप का नहीं है। लेकिन है तो भी वो पब्लिक एड में बहुत पढ़ते हैं, पब्लिक एड में 7-8 दिन लगाते हैं उसमें, उसके और भी बहुत सारे थ्योरिस्ट है, वो आपका जरूरत नहीं है। लेकिन धाराएं सब पैरेलल चल रही हैं, उनका भी थ्योरी ही चल रहा है, इत्तेफाक से एक ही साथ धड़कन चल रहा है दोनों का, है ना। चलिए आगे आइए भाई, वर्क संघर्ष में लिखिए डैश देख। इस तरीके से पॉइंट में, इस तरीके से पूंजीवाद ने वर्ग संघर्ष को सृजित किया है। सृजित किया है और समाज में जो सामंत रहे थे वह बुर्जुआ वर्ग में तब्दील होते गए। और देखो हुआ भी, जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वही पैसे लगाए उद्योगों में। ठीक है, आपको कहीं सुनाया था मैंने अमेरिका का कहानी कि पूर्वी क्षेत्रों में लोग धन लगाए, जैसे शिकागो है ना, ईस्टर्न जो कोस्ट था उधर, न्यूयॉर्क, नेवार्क, मैनहट्टन, इधर पैसे लगा। सब दक्षिण अमेरिकी राज्यों के थे, सभी लैंडलॉर्ड थे, घोड़े पे चलते थे और बीच में इनका लैंड हुआ करता था।
और उत्तरी अमेरिकी राज्यों के लोग वो सब कैपिटलिस्ट नहीं थे, वो सभी कामगार टाइप के थे, वो खेत से शिफ्ट हो गए उधर जाके, ठीक है, उद्योगों में। अगला पॉइंट, समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा जैसा दो वर्ग विकसित हो जाता है, दो वर्ग विकसित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला डॉट इसी में, राज्य कठपुतली मात्र, राज्य कठपुतली या खिलौना मात्र हो जाता है क्योंकि उस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल में सब उद्योगपति ही है, अमेरिका में हो चाहे भारत में हो, अधिकतम जगह पे उस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट, साथ ही कॉमा राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति पर निर्भर होती है। अर्थात मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में वर्ग संघर्ष को सहजता से स्वीकार किया गया है, सहजता से स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए पूंजीवाद की आलोचना, पूंजीवाद की आलोचना। ठीक है, डैश देकर इसको कोई पॉइंट पॉइंट में लिखे। पूंजीवाद 16वीं 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति का परिणाम है, सदी की वैज्ञानिक क्रांति का परिणाम है। जब उद्योगों का जन्म हुआ, डैश औद्योगिक क्रांति और मशीनों के बढ़ते प्रयोग ने पूंजीवाद को जन्म दिया है। पूंजीवाद में नेक्स्ट, पूंजीवाद में निजी स्वामित्व का प्रभाव बढ़ता है, निजी स्वामित्व का प्रभाव बढ़ता है। कच्चा माल, वस्तु, सेवा, कच्चा माल, वस्तु, सेवा, उत्पादन और वितरण, उत्पादन और वितरण के, उत्पादन और वितरण के साधनों में
उत्पादन और वितरण के साधनों में भी निजी स्वामित्व का अत्यधिक प्रभाव बढ़ जाता है। जिसके फलस्वरूप कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन का संग्रह अधिक होने लगता है। नेक्स्ट, इसी में अगला डॉट, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर यह कहा गया है कि हर एक अगला चरण पिछले से अच्छा होता है। हर एक अगला चरण पिछले से अच्छा होता है। उदाहरण के लिए सामंतवाद की तुलना में पूंजीवाद अधिक बेहतर है, क्योंकि इसने उत्पादन की व्यवस्था से पूरे समाज को जोड़ रखा है। और बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार देने का भी कार्य करता है। कामगारों को रोजगार देने का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट, यह अलग बात है कि पूंजीवाद ने कामगारों का शोषण अधिक किया है और शोषण करके उत्पादन के प्रक्रम में असंतुलन भी उत्पन्न किया है। किंतु यह सामंतवादी शोषण से कम शोषण है। ठीक है, तो ये कहानी। अब थोड़ा इंडिया में सोचें, भारत में पूंजीवाद क्यों नहीं आया? हम लोग गांधी जी पढ़े थे तो बहुत सारा बात किए भी थे, भाई मार्क्सवादी कहा जाता है उनको, तो भाई नहीं है, आध्यात्मवादी विचारधारा है, गांधीवाद है। इंडिया में क्यों नहीं पूंजीवाद का इतना विकास हुआ भाई?
ध्यान दीजिए, यहां पे ना ये अलगाव है ही नहीं, इसमें जुड़ाव है। जैसे हस्तशिल्प और कृषि जुड़ा हुआ है। हमारा पहले का कोई ऐसा नहीं था कि किसानी करता था, वो भी प्रोड्यूसर था भाई। मतलब खेत में काम कर रहे हैं, आके लोहा पीट करके, और जो हल बनता है ना उसको भी बना रहा है। तो यहाँ पे उद्योग और कृषि मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक युग था इसमें कृषि ही थी और फिर टेक्नोलॉजी ये सब आई तो हम शिफ्ट मार गए सीधे इस पे हो गए, और कुछ लोग इसमें ही इन्वॉल्व हैं, कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा अलगाव नहीं, शुरू से खिचड़ी थे हम, समभाव है ना, इसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, विभिन्नता में एकता। तो क्या कृषि और उद्योग के एक तो समन्वय पहले से हमारे पास रहे, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। हमारे यहाँ चेन से चेन जुड़ा हुआ था। आर्थिक रूप से स्वायत्तता एक तरह से एग्रीकल्चर ही दे रखा है और वो ठीक ठाक है, बहुत निर्भरता वाली स्थिति नहीं हुई। हमारे यहाँ निर्भरता ऐसा नहीं रहा कि कोई कामगार की निर्भरता किसी पूंजीपति पर ही हो गया कि पैसा मिलेगा तो उसका भोजन होगा। ऐसा नहीं, पैसा नहीं मिला तो खेती है वहीं से निकाला मूली खा लिया, कुछ है व्यवस्था, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। हमारी निर्भरता महाजनों पे जरूर रही, क्योंकि कभी खेती करने के लिए कुछ चाहिए। महाजन इतने आताताई नहीं हुए जितने कैपिटलिस्ट थे, और वो यूरोप में ऐसा हुए। इसलिए हमारे यहाँ कैपिटलिज्म का शोषण बहुत ज्यादा कुछ हम देख नहीं पाए, हमारे यहाँ हो नहीं पाया। एक नीचे टाइटल दे दीजिए इसी में, मतलब इसी पॉइंट में, अभी पूंजीवाद की आलोचना में ही छोटा सा सब टाइटल कि भारत में पूंजीवाद का इतना प्रभाव क्यों नहीं हुआ, कुछ पॉइंट डाल दीजिए। भारत में पूंजीवाद का इतना प्रभाव क्यों नहीं हुआ, पॉइंट पॉइंट में कुछ डालिए। तो कृषि एवं हस्तशिल्प का, कृषि एवं हस्तशिल्प का आपस में जुड़े रहना, दूसरा प्राचीन काल से ही कृषि एवं लघु उद्योग का आपस में जुड़े रहना, जुड़े रहना, एसी बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति निर्भरता, एक दूसरे के प्रति निर्भरता, पीछे देखो पीछे, एक दूसरे के प्रति निर्भरता का होना, ना कि मजदूरों का सिर्फ पूंजीपति के प्रति निर्भर होना, है ना। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्थाओं का मजबूत होना, जिससे एक दूसरे के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
उपर्युक्त कारणों से, पैराग्राफ छोड़कर, उपर्युक्त कारणों से भारत में पूंजीवाद का अत्यधिक प्रभाव कभी नहीं देखने को मिला है ना। तो कार्ल मार्क्स हमारे यहाँ तो नहीं आ पाएगा कभी, हमारे यहाँ साम्ययोग चलेगा, साम्यवाद नहीं, साम्ययोग की अवधारणा है ना। तो जो हम लोग पढ़े ही हैं ह्यूमैनिज्म में और गांधीयन थॉट्स में, वो डोमिनेशन हमारे यहाँ ज़्यादा चलेगा, ये बात है। ठीक, अब कहाँ थे हम लोग जी? पूंजी, ये सर्वहारा का अधिनायकवाद, सर्वहारा का अधिनायकवाद। पॉइंट्स में जाइए। इस क्रम में सामाजिक क्रांति, समाजवादी क्रांति ऐसा लिखे, सामाजिक नहीं, समाजवादी क्रांति की कल्पना की गई है। समाजवादी क्रांति की कल्पना की गई है जो वर्ग संघर्ष का परिणाम है, जो वर्ग संघर्ष का परिणाम है। ठीक, दूसरा, चूंकि पूंजीपति अपने कमाए हुए धन को पुनः उत्पादन में लगाएंगे, जिससे मध्य वर्ग अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मध्य वर्ग अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़ा नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे वह भी मतलब गरीब हो जाएगा। धीरे धीरे वह भी कामगारों के साथ मिलने लगेगा, जिसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इस प्रकार बुर्जुआ ऑब्लिक पूंजीपति की संख्या कम और कामगारों या सर्वहारा का बड़ा वर्ग होगा। बड़ा वर्ग होगा। और पुनः इस सर्वहारा के द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित किया जाएगा। इसे लुटेरों को लूटने का चरण भी कहते हैं। लुटेरों को लूटने का चरण है ना। एक्सप्रोप्रिएटर्स विल बी एक्सप्रोप्रिएटेड। लुटेरों को लूटा जाना। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा।
उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा, जिसे सर्वहारा का अधिनायकवाद कहते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। ठीक है। इस व्यवस्था में, अगला पॉइंट, इस व्यवस्था में राज्य भी शोषक और उत्पीड़क ही होगा, किंतु अब उत्पीड़न कामगारों का न होकर पूंजीपतियों का होगा। राज्य शोषक और उत्पीड़क ही होगा, किंतु अब उत्पीड़न कामगारों का न होकर पूंजीपतियों का होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, इसे मार्क्सवादी समाजवाद का चरण भी कहते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद का चरण भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपने काम के अनुसार प्राप्त करेगा। योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और काम के अनुसार प्राप्त करेगा, आवश्यकता के अनुसार नहीं, वो साम्यवाद में होगा। योग्यता ऑब्लिक क्षमता के अनुसार कार्य करेगा या योगदान देगा और काम के अनुसार प्राप्त करेगा। पैराग्राफ छोड़कर इस चरण को एक अवधि तक बनाए रखने की आवश्यकता है, जिस पर लेनिन और माओ से तुंग जैसे व्यक्तियों ने कार्य किया। मतलब कुछ समय तक इसको बनाए रखिए, लेकिन उसी में टूट गए, हो नहीं पाए, चेंजेज आ गए। कैपिटलिज्म से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, स्वयं को बदलता रहता है, सब आप जानते हैं। अब फाइनली आ जाइए, वर्गहीन समाज ऑब्लिक साम्यवाद। इसमें डॉट डॉट, एक नियत अवधि तक, मतलब 150 साल तक जब चल जाए, है ना, अधिनायकवाद, उसके बाद का क्रम हो। एक नियत अवधि तक सर्वहारा के अधिनायकवाद, एक नियत अवधि तक सर्वहारा के अधिनायकवाद के बाद का चरण साम्यवाद कहलाता है। बाद का चरण साम्यवाद कहलाता है, जिसमें बड़े छोटे पूंजीपति और सर्वहारा तथा शोषक राज्य व नौकरशाही समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यह एक आदर्शात्मक स्थिति है, यह एक आदर्शात्मक स्थिति है जब क्लासलेस और स्टेटलेस
क्लासलेस, वर्ग विहीन और स्टेटलेस, राज्य विहीन व्यवस्थाओं का उदय होता है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट, मानव अपने आप को स्वयं के हितों से अलग कर सामान्य हित के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। सामान्य हितों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है तथा अपनी क्षमता ऑब्लिक योग्यता के आधार पर योगदान करता है और आवश्यकता के अनुसार से प्राप्त करता है। अपनी क्षमता ऑब्लिक योग्यता के आधार पर योगदान देता है और अपनी आवश्यकता नीड के आधार पर प्राप्त करता है। और यही इसका साम्यवाद है। और यही साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है। ऐसा कर दीजिए, यही साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, अब इसे आगे वाला पोस्ट मार्क्सिज्म हम लोग कल परसों देखेंगे। तो आज कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं हमें, जो लगता है एक ही बार मार्क्स में लैंड किए एक ही बार। तो कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, एक बार हमसे मिल लेना है, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, कुछ सिलेबस के बारे में। अरे कितने लोग हैं यार, कितने पहले यहाँ से कितने थ्योरीज देखे थे, कल वाला ध्यान रखो ना। सभी उसमें आएगा, विचारधारा में सभी है, लेकिन विचारधाराओं में भी वर्गीकरण है। मार्क्स से पहले एक मार्क्सवादी, एक पश्चात मार्क्सवादी, है ना, ऐसा। थैंक यू।